स्टूडेंट्स, आज हम टू बीकॉम कंप्यूटर एप्लीकेशंस के अंतर्गत बिजनेस इकोनॉमिक्स अर्थात व्यावसायिक अर्थशास्त्र की यूनिट 4 का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं, जिसे हम आईएसओ कास्ट या आईएसओ कास्ट लाइन के नाम से जानते हैं। हिंदी में इसे सम लागत रेखा भी कहा जाता है। एक दी हुई सम लागत रेखा एक दिए गए लागत व्यय के अंतर्गत उपलब्ध दो उत्पत्ति साधनों के विभिन्न संयोगों को बताती है। जो सम लागत रेखा होती है वो लागत व्यय में दो विभिन्न अलग अलग संयोगों को बताती है। नीचे चित्र दिया गया है, इसमें RS R1S1 तथा R2S2 उत्पादक के तीन लागत व्ययों को स्पष्ट करती है। RS लागत व्यय 200 को बताती है। यदि साधन X की प्रति इकाई कीमत Px है तो उत्पादक साधक X की अधिकतम 200/Px अर्थात OS इकाइयां खरीद सकेगा। इसको इस तरह समझ सकते हैं कि यदि X प्रति इकाई कीमत Px है तो चूंकि RS 200 रुपए था तो X की अधिकतम क्या करेगा, 200/Px वो इकाई खरीद सकेगा। चित्र में देखिए साधन Y, सबसे पहले साधन X और साधन Y। OH में देखिए आप RS TC1 200, R1S1 TC2 400 और R2S2 TC3 = 600। इसमें RS 200/Px, R1S1 400/Px और R2S2 600/Px। सेम उसी तरह से 600/Py, 400/Py और 200/Py इसमें दिया हुआ है। इसी लागत व्यय पर मतलब व्यय 200 होने पर यदि साधन Y की प्रति इकाई कीमत Py होने की दशा में वो साधन Y की अधिकतम, चूंकि वहां X की थी तो 200/X Px था और यहां पर क्या हो जाएगा 200/Py अर्थात OR इकाइयां खरीद सकेगा। इस प्रकार उत्पादक के पास बिंदु R तथा S के रूप में दो उच्चतम साधन उपलब्ध हैं। यदि इन दोनों बिंदुओं को मिला दिया जाए तो रेखा RS के रूप में हमें साधन कीमत रेखा अथवा सम लागत रेखा प्राप्त होती है। यदि साधन X तथा साधन Y की कीमतें Px तथा Py स्थिर रहें तो लागत व्यय 400 हो जाने पर साधन कीमत रेखा R1S1 तथा लागत व्यय 600 हो जाने पर साधन की कीमत रेखा R2S2 हो जाती है। ये सभी साधन कीमत रेखाएं परस्पर समानांतर होंगी क्योंकि साधनों की कीमत स्थिर रहते हुए लागत व्यय में परिवर्तन हो रहा है। उपरोक्त चित्र में आपने देखा है कि जब R1S1 है या RS है तो 200, R1S1 400 और R2S2 600, तो लागत व्यय जितना अधिक होगा साधन कीमत रेखा उतनी ही ऊंची होगी। अर्थात साधन कीमत रेखा साधन कीमत स्थिर रहने पर लागत व्यय में वृद्धि के साथ मूल बिंदु से दूर होती जाएगी तथा लागत व्यय में कमी होने पर समानांतर रूप से मूल बिंदु की ओर स्थानांतरित होती जाएगी। मींस इसका कहने का मतलब यह है कि यदि लागत व्यय अधिक होगा तो कीमत रेखा उतनी ही ऊंची होगी, यदि कीमत कम होगी तो वो क्या हो जाएगी, मूल बिंदु से नीचे की ओर आएगी। अब देखिए स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा, दूसरे शब्दों में साधन कीमत स्थिर रहने पर लागत व्यय का परिवर्तन साधन कीमत रेखा के स्लोप में कोई परिवर्तन नहीं करता। अर्थात साधन कीमत रेखा RS का ढाल टांजेंट ऑफ 180 डिग्री माइनस OSR माइनस टांजेंट ऑफ लेस देन OSR माइनस OR/OS, तो OS TC1/Px OR TC1/Py, जो हमने पीछे भी एक मान रख देते हैं यहां पर, तो TC1/Py
TC1/PX। ये इसका आईएसओ कास्ट या आईएसओ कास्ट लाइन का फार्मूला है। अब साधन कीमत रेखा का ढाल PX/PY ऋणात्मक, चूंकि PX PY होगा, ऋणात्मक चिन्ह केवल घटते ढाल को सूचक करता है, अतः इसे हटाया जा सकता है। इस प्रकार साधन कीमत रेखा का ढाल साधनों की कीमत के अनुपात को बताता है। साधन कीमत रेखा को दो अन्य परिवर्तित रूप भी हो सकते हैं। पहला, लागत व्यय तथा साधन Y की कीमत स्थिर रहे किंतु साधन X की कीमत में परिवर्तन हो जाए। ऐसी दशा में यदि अन्य घटकों लागत व्यय एवं साधन Y की कीमत के स्थिर रहने पर साधन X की कीमत में वृद्धि हो जाती है, तब साधन कीमत रेखा का X अक्ष का बिंदु S मूल बिंदु की ओर बिंदु S1 पर आ जाएगा। देखिए चित्र दिख रहा है आपको, स्थानांतरित होगा जब Y अक्ष वाला बिंदु R पर अपनी जगह स्थिर करेगा, क्योंकि साधन X महंगा हो जाने पर उत्पादक उसी लागत व्यय से साधन X की कम मात्रा खरीद पाएगा। डेफिनेटली अगर साधन X महंगा होगा तो उसकी लागत भी क्या होगी, महंगी होगी, तो व्यय X कम मात्रा में खरीदा जाएगा। यहां पे दो चित्र दिख रहे हैं, एक साधन Y कीमत में AB से, तो क्या हो रहा है, S1 S हो जाता है, और जब कीमत में कमी होती है तो S2 S क्या हो जाता है, S2 हो जाता है। अन्य घटकों की देखिए, यहां पर एक बात विशेष ध्यान देने वाली, अन्य घटकों के स्थिर रहते हैं। अन्य घटकों का मतलब सभी चीजें नॉर्मल रहने पर साधन X की कीमत में कमी की दशा में साधन कीमत रेखा का X अक्ष का बिंदु S मूल बिंदु से दूर बिंदु S2 पर स्थानांतरित हो जाएगा, क्योंकि साधन X के सस्ता होने पर उत्पादक उतने ही लागत में अब अधिक साधन X की मात्रा खरीद पाएगा। भाई जब कीमत में वृद्धि तो S1 S से S1 हो गया था, भाई कम हुआ, लेकिन जब कीमत में कमी आई तो क्या करो, उसको ज्यादा बढ़ाना शुरू कर दिया। दूसरा है लागत व्यय तथा साधन X की कीमत स्थिर रहे किंतु साधन Y की कीमत में परिवर्तन हो जाए। तो अब देखिए, ऐसी दशा में साधन Y की कीमत में वृद्धि होने पर साधन कीमत रेखा का Y अक्ष का बिंदु R मूल बिंदु की ओर R1 बिंदु पर स्थानांतरित हो जाएगा, जबकि साधन कीमत रेखा का X अक्ष का बिंदु स्थिर रहेगा। देखिए कीमत में वृद्धि, पहले X में साधन में वृद्धि हो रही थी, अब Y में वृद्धि हो रही, तो साधन S ही है, लेकिन वृद्धि होने पर कीमत में R से वो कहां पहुंच गया, R1, मतलब कम हो गया। फिर बी फिगर में देखिए, जब कीमत में कमी आई तो R से वो क्या हो गया, R2 हो गया, क्योंकि बढ़ोतरी होगी। साधन Y की कीमत में कमी होने पर साधन कीमत रेखा का Y अक्ष का बिंदु R मूल बिंदु से दूर R2 पर स्थानांतरित हो जाएगा, जबकि X अक्ष का बिंदु अपनी जगह पर स्थिर रहेगा। अब आईएसओ क्वांट्स, इसी को आईएसओ प्रोडक्ट कर्व के नाम से जाना जाता है, हिंदी में इसे समोत्पाद वक्र भी कहते हैं। सम उत्पाद वक्र उपभोग के उदासीनता वक्र की भांति होते हैं। जिस प्रकार उदासीनता वक्र दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों से उपभोक्ता को प्राप्त होने वाली समान संतुष्टि को स्पष्ट करता है, ठीक उसी प्रकार सम उत्पाद वक्र दो उत्पत्ति के साधनों के विभिन्न संयोगों से उत्पादक को प्राप्त होने वाले एक समान आदान स्तर को बताता है। देखिए समुत्पाद वक्र क्या है, उपभोग की उदासीनता वक्र की भांति होते हैं। मीन्स दो वस्तुएं हैं, अब उपभोक्ता क्या करता है, संतुष्टि पा लेता है, तो ठीक उसी प्रकार समुत्पाद वक्र दो उत्पाद के साधनों के विभिन्न संयोगों से संतुष्टि पा लेता है। इस कारण सम उत्पाद वक्र को उत्पादन उदासीनता वक्र, प्रोडक्शन इन डिफरेंस कर्व भी कहा जाता है। कीन स्टडी के शब्दों में इसकी परिभाषा है, सम उत्पाद रेखा दो साधनों के उन सब संभावित संयोगों को बताती है जो कि एक समान कुल उत्पादन प्राप्त करते हैं। अन्य शब्दों में इसे कह सकते हैं, सम उत्पाद वक्र एक समान उत्पादन करने वाले दो उत्पत्ति के साधनों के अनोख संयोग बिंदुओं का बिंदु पथ है। विभिन्न सम उत्पाद रेखाएं उत्पादन के विभिन्न उत्पादन के स्तर को बताती हैं। एक टेबल दी गई है, संयोग ABCDE, उत्पत्ति के साधन X और उत्पत्ति के साधन Y। पिछले अगर आप लोगों ने अभी भी जस्ट पिछले उसमें हमने देखा ना, उत्पत्ति साधन X और उत्पत्ति साधन Y, तो उत्पत्ति के साधन हमारे पास 2 है और Y के 15 है, तो कुल उत्पादन स्तर इकाइयों में 200 200 200 200 हो रहा है।
उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि संयोग ए 2x प्लस 15y मतलब 200, फिर बी में 4x प्लस 11y मतलब 11 4 15, फिर संयोग सी में 6x प्लस 8y मतलब 8 6 14, फिर डी में 8x प्लस 6 14 तथा संयोग ई 10x प्लस 5y। सभी संयोग उत्पादक को एक समान उत्पादन 200 इकाई के बराबर देते, मतलब उत्पत्ति साधन x 2 है, उत्पत्ति साधन y 15, 15 2 17 मिलकर कितना कमा रहे हैं, 200 इकाइयां बना रहे हैं। फिर ये 4 हो गया, वो 11, तो 11 4 15 200। फिर इधर देखिए ये बढ़ता जा रहा है और ये x बढ़ता जा रहा है और y घटता चला जा रहा है, लेकिन सभी करने के बाद हम कुल उत्पादन स्तर इकाइयों में 200 ही कर पा रहे हैं। देखिए फिगर देखिए, चित्र में सम उत्पाद तालिका की सहायता से सम उत्पाद वक्र आईपी खींचा गया है। मीन्स साधन y 5 से 15 और x 2 से 10। अब देखिए जब 2 और 15 था तो a बन रहा था, 4 और 11 था तो b बन रहा था, 6 और 8 था तो c, और 8 और 6 है तो d, और 10 और 5 है तो e। मीन्स IP इक्वल टू 200। IP क्या है? IP क्या है? इनडिफरेंस कर्व। IP को क्या बोलते हैं? इनडिफरेंस कर्व। अब इसका मानचित्र देखिए कैसे बनता है। चित्र में उत्पादक का समोत्पाद मानचित्र ISO प्रोडक्ट मैप दिखाया गया है, जो विभिन्न उत्पादन स्तरों को प्रदर्शित करता है। ऊंचा समोत्पाद वक्र ऊंचे उत्पादन स्तर को बताता है। साधन Y साधन X देखिए 100 200 300 400 500 मतलब IP1 IP2 IP3 IP4 और IP5। मतलब क्या होगा, रेट बढ़ेंगे उत्पादन स्तर बढ़ेगा। इस प्रकार जब एक ही उत्पादक फर्म के लिए उत्पादन की विभिन्न समान मात्राओं को बताने वाली अनेक सपोत्पाद रेखाओं को एक ही चित्र में प्रदर्शित किया जाता है, तब इस अभीष्ट चित्र को समोत्पाद मानचित्र कहते हैं। सपोत्पाद मानचित्र का ऊंचा समोत्पाद वक्र फर्म के ऊंचे उत्पादन स्तर को तथा निचला समोत्पाद वक्र उत्पादन के निचले स्तर को बताता है। धन्यवाद। आज हम लोगों ने ISO क्वांट्स और ISO पढ़ा है, लेकिन आप लोगों का कोई भी रिस्पांस नहीं आता है कि किस तरह से आपको कोई समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है। यदि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होती हो तो आप लोग शेयर करें और इसको पढ़ें जरूर। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है।